आज के लेक्चर में हम एक दूसरा रीसेंट स्टैंडर्ड दैट इज IFRS 15 कवर करेंगे। व्हाट्स IFRS 15 अबाउट? इसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर्स। अगर हम कभी भी किसी कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो और उसमें से हम जो इनकम अर्न करते हैं उसको हम अपना रेवेन्यू या अपनी इनकम कब और कैसे और कितनी दिखा सकते हैं। इनिशियली हम डिस्कस करें कि जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं या जब कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वहां से हमें कोई ना कोई इनकम मिलती है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड रेवेन्यू। इनकम लाइक हम अगर किसी भी सोर्स से जब कोई इनकम जनरेट करें, जब कोई बेनिफिट जनरेट करें तो उसको हम इनकम रेफर कर सकते हैं। लाइक अगर हमें सप्लायर की तरफ से कैश डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम अपनी इनकम कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारी कंपनी के पास कुछ सरप्लस फंड्स हो और इन फंड्स को हमने किसी बैंक में डिपॉजिट करवा दिया सेविंग अकाउंट के अंदर, उस सेविंग अकाउंट के यहां से हमें अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है या अगर हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे और वहां से हमें डिविडेंड्स मिल जाए, या अगर वी हैव गॉट अ प्रॉपर्टी और हम उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दें, वहां से हमें रेंट आ जाए। लेकिन अगर कोई भी इनकम हमें अर्न हो फ्रॉम मेन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो भी बिजनेस की मेन एक्टिविटी है वहां से अगर हमें कोई भी इनकम अर्न होती है तो उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। लाइक अगर एक बिजनेस का काम ही इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सेल करना है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सेल करने से वो जो भी ग्रॉस इनकम कमाएगा उसको वो रेवेन्यू कहेगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सेल करने वाला बिजनेस है, उसके पास कोई सरप्लस मशीनरी है या उसके पास कोई एक्स्ट्रा फर्नीचर है और वो उस फर्नीचर को डिस्पोज ऑफ कर देता है जहां से उसको गेन ऑन डिस्पोजल होता है, तो पैसे तो उसने फर्नीचर बेच के भी कमाए, लेकिन फर्नीचर बेचना उसका प्राइम कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी नहीं है।
उसका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बेचना है। तो अगर वो कोई दूसरे सोर्स से इनकम अर्न करता है तो वो उसको रेवेन्यू नहीं कह सकता। ओके, तो अब इसका नाम क्या रहा है पूरे स्टैट्यूट का? ये इनकम पे डील नहीं कर रहा, दिस इज डीलिंग विद व्हाट? दिस इज रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो अगर हमारे बिजनेस ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी कस्टमर के साथ और वहां से हम कोई भी रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो उसका कितना रेवेन्यू कब दिखा सकते हैं, वो डील करेगा IFRS 15। इससे पहले ये केस IFRS 15 डील नहीं करता था, ऑफ कोर्स ये ट्रीटमेंट जाती थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में, और उसमें दूसरा स्टैंडर्ड बात करता था IAS 41, सॉरी नॉट 41, माय मिस्टेक, 11। लेकिन अब IAS 18 और IAS 11 दोनों खत्म होके उसकी जगह पे नया स्टैंडर्ड लॉन्च कर दिया गया है, दैट इज IFRS 15। अब सिलसिला क्या बनेगा? IFRS 15 ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए एक मॉडल दिया है जिसका नाम होता है 5 स्टेप मॉडल टू रेवेन्यू रिकग्निशन। ये तो हमें अच्छे तरीके से क्लियर है कि रेवेन्यू को हम कभी भी कैश बेसिस पे इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लाइक अगर कोई कस्टमर हमें एडवांस में पेमेंट कर दे तो उसके एडवांस पैसों को तब तक हम अपना रेवेन्यू नहीं मानेंगे जब तक हम उसको गुड्स या सर्विसेज डिलीवर नहीं कर देते। हम हमेशा से ही अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करते आए हैं। तो जब तक हम हमारी तरफ से गुड्स और सर्विसेज डिलीवर नहीं करेंगे, सर्विसेज रेंडर नहीं करेंगे, तब तक हम उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब IFRS 15 ने क्या कह दिया कि पहला स्टेप है आप आइडेंटिफाई करें कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता है? दैट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। दिस कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, रिटन हो सकता है या ये इम्प्लिसिट हो सकता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो किसी पीस ऑफ पेपर के ऊपर हम दोनों के दस्तखत होने चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, अ म्यूचुअल कंसेंट। अगर हमने प्रॉपर टर्म्स स्पेसिफाई करके कोई एग्रीमेंट किया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि इस साल हमारे बिजनेस ने अपने कॉन्ट्रैक्ट अपने कस्टमर्स के साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। उनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होंगे जो हुए भी और कंप्लीट भी हो गए होंगे, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होंगे
जो हुए तो हैं लेकिन अभी तक कंप्लीट हुए नहीं है। दूसरे स्टेप में आपने आइडेंटिफाई करना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपकी ऑब्लिगेशंस क्या है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का मकसद क्या होगा? ऑब्वियसली जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट के तहत दोनों पार्टीज के ऊपर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होती है। लाइक अगर कस्टमर हमारे बिजनेस से कोई गुड्स बाय करता है तो हमारा काम होता है गुड्स डिलीवर करना और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसे देना। तो दोनों पार्टीज के ऊपर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन कंपलसरी बनेगी। विदाउट कंसिडरेशन तो कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, वैलिड नहीं हो सकता। तो आपने आइडेंटिफाई बेसिकली ये करना है कि उस एग्रीमेंट के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है और सामने कस्टमर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है। नॉर्मली हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन क्या हो सकती है? कि हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए गुड्स डिलीवर करने पड़ते होंगे, या फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी होगी टू प्रोवाइड सर्विसेज, कि हमारे ऊपर कोई इंटरनेट की या क्लीनिंग की या सिक्योरिटी की या किसी भी तरह की कोई सर्विसेज होंगी जो कि हमने प्रोवाइड करनी है अपने क्लाइंट को। या कभी कभी दिस कैन बी द बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहरहाल हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने अपने कस्टमर्स के साथ किए हुए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर, रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर क्या क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। दूसरे स्टेप में हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तीसरा is to determine द ट्रांजैक्शन प्राइस, कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने कीमत क्या सेट की है। ऑब्वियसली कस्टमर को आपने स्पेसिफाई किया होगा that the customer is supposed to pay this much amount of money. Mostly that would be a fixed amount of consideration, लेकिन कभी कभी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये वाजे किया जा सकता है
कि हमारी कंसिडरेशन फिक्स नहीं होगी, उसमें कुछ अमाउंट वेरिएबल भी हो सकता है। लाइक अगर हम किसी कस्टमर से ये बात करें कि हम आपको 6 महीने के अंदर अंदर 1000 यूनिट्स किसी प्रोडक्ट के बना के देंगे। मिसाल, एक कस्टमर को हमसे 1000 चेयर्स बाय करनी थी और उसने हमें टाइम दिया 6 मंथ्स का। एट द सेम टाइम हमने एग्रीमेंट में लिख दिया कि अगर हमने 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो चेयर्स डिलीवर कर दी तो कस्टमर 2000 रुपए पर चेयर तो पे करेगा ही करेगा, उसके साथ 50 रुपीज पर चेयर एक्स्ट्रा भी हमें दे सकता है। अब 50 रुपीज एक्स्ट्रा पर चेयर हमें मिल सकती है, लेकिन शर्त है, कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर वो चेयर्स बना के डिलीवर करें। अगर हम 6 महीने से डिले कर जाते हैं तो वो 50 रुपीज एक्स्ट्रा हमें नहीं मिलेंगे। नाउ देयर इज एन अनसर्टेनिटी कि हमें 2000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 50 रुपए और भी मिल सकते हैं। अच्छा, से फॉर इंस्टेंस हमारी कंपनी ने ये ऑफर डाली हुई है कि कोई भी कस्टमर या कोई पर्टिकुलर कस्टमर अगर हमारी कंपनी से एक साल में $500,000 या उससे ज्यादा की परचेजेस करेगा तो उसको तमाम परचेजेस पे 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस ऑफर के पहले क्वार्टर के अंदर कस्टमर हमसे सिर्फ $80,000 की चीज बाय करता है, ऑफर अभी भी उसके लिए वैलिड है, बिकॉज वी हैव अलाउड कस्टमर टू बाय goods worth $500,000 during the year, and it's been just 3 months. We are not sure that by the end of the year
कस्टमर $500,000 की सेल्स का टारगेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हेंस वी आर अनसर्टेन कि आज हम वो 5% जो डिस्काउंट जो मुमकिनन तौर पे वो अवेल कर सकता भी है या अवेल नहीं भी कर सकता, उसका हम क्या करें। सो दैट इज द कंसर्न। तीसरे स्टेप में आपने ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करनी है कि क्या वो 5% हम आज ही डिडक्ट करके रखेंगे या नहीं रखेंगे। फिक्स्ड एलिमेंट के साथ साथ क्या वेरिएबल एलिमेंट्स भी सेलिंग प्राइस का हिस्सा बनेंगी या नहीं बनेंगी, या अगर किसी भी चीज को अगर हमने अनसर्टेन रखा हुआ है तो उन अनसर्टेनिटीज को कैसे डील किया जाएगा रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर। तो तीसरा स्टेप है दैट वी डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है कि अगर हमारे एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और हमने प्राइस सेट की हुई है कॉमन, एक ही कीमत में हम उसको 2 या 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस करके दे रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के कितने पैसे हैं। लिहाजा उस ऑब्लिगेशन के ऊपर हम ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर देंगे। Assume कि हमारी कंपनी ने एक बैंक को एटीएम के लिए दिया है फॉर $130,000 का, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एटीएम नहीं सेल किया। दिस इज एक्चुअली बीन अ डील कि हम 130,000 के अंदर उस बैंक को एटीएम भी दे रहे हैं और 2 साल फ्री सिस्टम अपग्रेड्स भी देंगे। अब इस $130,000 की ट्रांजैक्शन प्राइस के अगेंस्ट हमारी कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस 2 हैं। पहला,
पहला हमने उस बैंक को एटीएम डिलीवर करना है, दूसरा दो साल तक हमने सिस्टम अपग्रेड करना है। अब सवाल ये उठेगा कि जो टोटल प्राइस है $130,000 की, इसमें से ATM इंस्टॉल करने के कितने पैसे हैं और 2 साल सिस्टम अपग्रेड्स देने के कितने पैसे हैं। तो फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, हमें उस ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के ऊपर एलोकेट करना है। लास्टली फिफ्थ, फिफ्थ स्टेप, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन। दो चीजें हैं, व्हेन और एज। व्हेन का मकसद दैट इज अ पॉइंट इन टाइम। ये कंडीशन एक सर्टेन इवेंट पे मीट हो जाएगी। मिसाल, मैंने गुड्स देने हैं, मैंने गाड़ी देनी है आपको, तो एक सर्टेन इवेंट होते ही मैं उन पैसों का, मैं उस ट्रांजैक्शन प्राइस का हकदार बन जाऊंगा। जबकि दूसरा केस होता है एल। एस का मकसद है ओवर द टाइम। लाइक अगर ज़ेबस्ट आपसे पूरे सेमेस्टर की फीस चार्ज करता है, तो आपने, आपके ऊपर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कस्टमर के ऊपर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि उसने फीस डिपॉजिट करके कोर्स रजिस्टर करना है, और ज़ेबस्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि आपको 6 महीने की ट्यूशंस देनी है, एग्जाम्स लेने हैं, रिजल्ट्स देने हैं, सिस्टम अपडेट करना है। अब हमारे पास जो आपका अमाउंट आएगा, जो फीस आएगी, हम उसको अपना रेवेन्यू कब मानेंगे? सवाल ये उठता है कि ज़ेबस्ट फीस को अपना रेवेन्यू कब मानेगा? ऑब्वियसली कैश कॉन्सेप्ट तो हम फॉलो करते नहीं, लिहाजा ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि जिस दिन स्टूडेंट हमें फीस पे करेगा या कोर्स रजिस्टर करेगा उसी दिन हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। नो, क्योंकि ज़ेबस्ट के ऊपर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तहत ज़ेबस्ट ने 6 महीने के क्रेडिट आवर्स आपको पढ़ाने हैं। अब हम इस ऑब्लिगेशन को किसी एक दिन में सेटिस्फाई नहीं कर सकते।
अगर 6 महीने का सेमेस्टर है या 16 सेशंस का एक सेमेस्टर है, तो 16 सेशंस के ऊपर, so this is over the time. ज़ेबिस्ट अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो जैसे जैसे ज़ेबिस्ट अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करता जाएगा, वैसे वैसे वो आपकी फीस को अपनी इनकम मान सकता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या था? हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स अपने कस्टमर्स के साथ किए हुए हैं। सो अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, जब आप एडमिशन लेते हैं या जब आप कोर्स रजिस्टर करते हैं, तो यू आर एंटरिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद योर यूनिवर्सिटी जिसके टर्म्स क्लियर है। आपको जो सेमेस्टर्स की फीस वाजे की गई है, एक्सप्लेन की गई है या स्ट्रक्चर दिया गया है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ज़ेबिस्ट, वो फी आप लोगों ने डिपॉजिट करनी है। ये आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ज़ेबिस्ट ने आपको 8 सेमेस्टर्स पढ़ाना है, उसके कोर्सेज ऑफर करने हैं, उनके ट्यूटर्स आपको अरेंज करके देने हैं, प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स आपको अरेंज करके देने हैं, यूनिवर्सिटी से कंप्लायंस करनी है, लिहाजा आपको बाय द एंड एक डिग्री अवार्ड करनी है। तो हम दोनों की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्लियर है, लेकिन इससे पहले स्टेज में हमने सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट स्पेसिफाई करना है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करना है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है। दूसरा, अंडर दैट कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या है। कस्टमर के ऊपर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ऑफन कॉमन होती है, दैट इज टू पे, पैसे देने की होती है सिर्फ। तो कस्टमर पैसे देगा और हमारे जानिब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक या एक से ज्यादा हो सकती है। हमें दोनों पार्टीज की तरफ से ऑब्लिगेशंस देखनी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर ने क्या करना है और कंपनी ने क्या करना है। तीसरा, ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करनी है कि कीमत क्या होगी। उसमें एज वी सेड के कैन बी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन और कैन बी वेरिएबल। वेरिएबल में हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें मुमकिन तौर पे कोई डिस्काउंट्स हो सकते हैं या कोई बोनसेस हो सकते हैं। एज आई सेड कि अगर मैं डेडलाइन के अंदर अंदर अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दूं, अगर मैं गिवन टाइम के अंदर अंदर अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दूं, तो कस्टमर मुझे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट दे सकता है, दैट कैन बी अ बोनस। तो उसको हम शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम तीसरे स्टेप में डिसाइड करेंगे। फोर्थ स्टेप, इसमें हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर अलोकेट करेंगे कि कितने पैसे किस ऑब्लिगेशन के हैं। लास्टली, जैसे जैसे जो कंडीशन मीट होती जाएगी, वैसे वैसे उतना उतना रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। इन 5 स्टेप्स में कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज हम इसके क्वेश्चंस बनाने की तरफ आ जाते हैं। ओके, द फर्स्ट एग्जांपल, अज्यूम कि एक कंपनी है दैट्स कीचेन लिमिटेड, दैट्स एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल अ मशीन। ठीक है, हमारी कंपनी एक मशीन बेच रही है, लेकिन हम वो मशीन सेल कब करेंगे, डिलीवर कब करेंगे? इमीडिएटली। कस्टमर हमें पे करेगा $309,096 आफ्टर
2 years। ये वाजे कर दिया दैट कीचेन लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ सच मशीन्स, यानी ये मशीन हम अपना कोई नॉन करंट एसेट नहीं बेच रहे हैं, ये मशीन हम बनाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये मशीन है, लेकिन ये मशीन हमारे लिए बेसिकली इन्वेंट्री है। अच्छा, अब हम अगर 5 स्टेप में देखें तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है टू सेल अ मशीन। ठीक है, हमने एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम एक मशीन बेचेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है। अब हम बेसिकली एक तो उसको मशीन, दूसरा उसको 2 साल की उधारी दे रहे हैं। यानी कस्टमर हमें बेसिकली जो $309,096 पे करेगा, ये तमाम के तमाम तर पैसे मशीन के तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर मशीन इतने की है तो कोई तो बेवकूफ होगा जो कि 2 साल के क्रेडिट पे भी इतने का बेचेगा। क्योंकि मैं कस्टमर को पूरे 2 साल का टाइम दे रहा हूं पेमेंट करने के लिए। तीसरा, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। वो तो हमारी डिटरमिन 396। चौथे स्टेप में हमें देखना है कि मशीन के कितने पैसे हैं और 2 साल की उधारी के कितने पैसे हैं। तो एक हमारी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन क्या है, टू डिलीवर मशीन। और दूसरे हमने क्या दिया है इसको, एज ऑफ 2 सालों का लोन। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आज अगर हम मशीन बेचते तो कितने की बेचते। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। हम कस्टमर से लेंगे 309,096, लेकिन ये पैसे हमें कब मिलेंगे, आज से 2 साल के बाद। और डिस्काउंट रेट क्या है, ऊपर मैंने वाजे किया, इट इज 8%। तो अगर हम 8% का डिस्काउंट फैक्टर लगाएं तो प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी, so 309,096 और 8% का डिस्काउंट फैक्टर 2,60,000।
5,000, करेक्ट। तो आज हम क्या करेंगे, ये समझ सकते हैं कि मशीन के पैसे हैं 265,000, टोटल पैसे हैं 309,096। हाउ मच इज डिफरेंस? 44,096। ओके, ये 44,096 वी कैन बिलीव कि हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं फॉर 2 years क्रेडिट। लास्ट is that we'll recognize revenue। पहला पहला रेवेन्यू हम तब मानेंगे जब हम मशीन डिलीवर करेंगे, और आउट ऑफ 309,096 मशीन के पैसे हैं 265,000। इस टाइम पे हम डेबिट करेंगे receivables by 2,65,000, क्योंकि मशीन का रेवेन्यू मशीन बेचने के टाइम पे माना जाएगा, और क्रेडिट कर देंगे सेल्स रेवेन्यू। बाकी जो हमारा रेवेन्यू है 44,096, ये 2 सालों का क्रेडिट है। तो पहले साल की बात करते हैं। जब पहला साल खत्म होगा तो हम रिसीवेबल को करेंगे अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, उसकी कंपाउंडिंग करेंगे। हमें कस्टमर से पैसे कितने मिल रहे हैं? 2,65,000। अगर प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, इस पे लगाएंगे 8%। 2,65,000 का 8% कितना बनेगा? 1,200। ये वाला रेवेन्यू हम पहले साल के आखिर में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे रिसीवेबल 21,200, एंड क्रेडिट करेंगे
इंटरेस्ट इनकम 21,200। तो पहले साल जो मशीन की 2,65,000 है वो भी हमारे इनकम में जाएंगे, और जो 21,200 इंटरेस्ट इनकम है वो भी हमारे प्रॉफिट लॉस में जाएगी। दूसरा साल, आप देखिए आपका रिसीवेबल ऑलरेडी है कितना। जब मशीन बेची थी तो रेवेन्यू 265,000 का रिकॉर्ड किया था, रिसीवेबल 265 का रिकॉर्ड किया था। बाद में हमने रिसीवेबल में 21,200 और ऐड कर दिए थे। अब हमारा रिसीवेबल कितना हो रहा है? ये है 26,200। सेट है। अब इस पे लगेगा 8%। दूसरे साल का इसका 8% कितना बनेगा? 22,896। ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे बरल। दूसरे साल हम फिर डेबिट करेंगे रिसीवेबल बाय 22,896, और क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट इनकम बाय 22,896। अब आप देखिए हमारा टोटल रिसीवेबल अब तक कितना जमा हो चुका है। ऑलरेडी हमारा रिसीवेबल था 2,86,200, और फर्दर हमने इसमें प्लस किया 22,896। टोटल रिसीवेबल कितना बन रहा है अब हमारा? 309,096। क्योंकि अब 2 साल हो चुके हैं, अब रिसीवेबल हमें पैसे देगा, और रिसीवेबल ने हमें पैसे कितने देने हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड है। जब आपको ये पैसे मिलेंगे तो लास्ट में आप सिंपली डेबिट कर देंगे कैश और बैंक जितने पैसे आपको मिले हैं या मिलने हैं, एंड क्रेडिट कर देंगे जितने से आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर ले प्लीज। ओके,
अब ये चीज देखिएगा, लेट्स से हमारी कंपनी है बारकोड लिमिटेड और हमने एक एलिवेटर बेचा है एक बिल्डिंग को, प्लस हमने 30 मंथ्स की मेंटेनेंस भी दी है। अच्छा, अब सिलसिला देखें। सबसे पहला हम स्टेप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है एलिवेटर बेचने का और उसकी मेंटेनेंस देने का। दूसरा, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस क्या है? लिफ्ट डिलीवर करनी है एंड 30 मंथ्स के लिए हमें इसको मेंटेन करना है। दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तीसरा, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? प्राइस क्या सेट की गई है? 725,000। चौथा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप समझिएगा। हमें इस ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के ऊपर एलोकेट करना है। इसका तरीका कार देखो क्या होगा। इस केस में हम देखेंगे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। स्टैंड अलोन का मकसद कि अगर ये दोनों गुड्स एंड सर्विसेज हम एक साथ करके ना बेचते, बल्कि अलग अलग करके बेचते, डिस्टिंक्ट करके बेचते, तो एलिवेटर कितने का था और मेंटेनेंस कितने की थी? लेट्स काउंट। मैंने ऊपर बताया है कि जब हमारी कंपनी सिर्फ एलिवेटर बेचे तो उसकी कीमत 6,60,000 है। और दूसरा मैंने लिखा है कि अगर हम मेंटेनेंस दें तो $5,500 पर मंथ है।
अगर एक महीने की 5.5 है तो 30 महीनों की कितनी होगी? दैट मीन्स कि अगर ये दोनों चीजें हम अलग अलग करके बेचते हैं तो टोटल हमारी कंपनी को कितने पैसे मिलते हैं? ऐसा? सही। लेकिन हमने बेचा कितने में है टोटल? हमने टोटल इसका सौदा किया है 75,000 का। अब हम इसकी निकालेंगे परसेंटेजेस। वैसे आपको 8,25,000, 8.25 लाख मिलते, लेकिन दोनों को एक साथ बेचने में आपने डिस्काउंट दिया है। अब इसमें एलिवेटर की कीमत क्या बनेगी वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देंगे आप। 7.25 का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे मशीन अलग बेचते तो 660 की थी, और टोटल काम 8.25 का था। इसी तरीके से सर्विसेज, अभी आपने बेचा 7.25 का है, स्टैंड अलोन बेचते तो सर्विसेज 165 की थी, और स्टैंड अलोन बेचते तो टोटल काम 825 का था। तो एलिवेटर की वैल्यू कितनी बनेगी? 725 इंटू 660 डिवाइड बाय 825, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 5,80,000। और मेंटेनेंस की वैल्यू क्या आ रही है? 145,000। ये हो गया चौथा स्टेप, जिसके तहत आपने क्या किया, आपने अलोकेट की ट्रांजैक्शन प्राइस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। यानी एलिवेटर बेचने पे आप 5,80,000 का रेवेन्यू कमाएंगे, और मेंटेनेंस पे 1,45,000 का। एलिवेटर
का रेवेन्यू आप उसी टाइम कमा लेंगे जब आप एलिवेटर डिलीवर करेंगे। तो मैंने आपके ऊपर दो वर्ड्स यूज किए थे, एक था व्हेन और दूसरा था एज। यानी एलिवेटर को हम तब रेवेन्यू मान लेंगे जब आप एलिवेटर बेचेंगे, लेकिन मेंटेनेंस आप वैसे वैसे रेवेन्यू मानते जाएंगे जैसे जैसे आप सर्विसेज देते जाएंगे। पहला साल अज्यूमिंग कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को 12 महीने हो चुके हैं, तो एक आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे फॉर सेल ऑफ एन एलिवेटर, वो आप पहले साल में रिकॉर्ड करेंगे 5,80,000 का। और बाकी जो रेवेन्यू आप कमाएंगे मेंटेनेंस से, दैट इज 1,45,000 पूरे 30 महीने का रेवेन्यू है। तो पर मंथ का रेवेन्यू कितना होगा? अगर 1,45,000 रुपए का हमने रेवेन्यू कमाना है पूरे 30 मंथ्स का, तो पर मंथ का कितना होगा? यस, ओके, दैट मेक्स सेंस। आप इसको 2.5 ईयर से डिवाइड करें या 30 मंथ से डिवाइड करें। हाउ मच आर यू गेटिंग एवरी मंथ? फेयर। एंड पहले साल क्योंकि पूरे 12 महीने गुजर चुके हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 12 मंथ्स। तो पहले साल का रेवेन्यू कितना हो जाएगा? आप इसको डायरेक्टली 2.5 साल से डिवाइड भी कर सकते थे, या इसको पर मंथ में निकाल के 12 महीने से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। आइदर वे you'll be getting the same answer. So it's 58,000. पहले साल हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 58,000। दूसरे साल एलिवेटर तो नहीं जाएगा, सिर्फ सर्विसेज का रेवेन्यू आएगा। और तीसरे साल भी एलिवेटर को तो नहीं आएगा, लेकिन इसके 6 महीने का रेवेन्यू आएगा। कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। ओके, एग्जांपल मैंने की बनाई है that Speedy Autos is a 3S dealer of Japanese cars brand। 3S नॉर्मली आपको पता होगा कि सेल्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं और स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो हैदराबाद में
स्पीडी ऑटोज के पास किसी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन है या डीलरशिप है? 1 अक्टूबर 2020 पे हमारी कंपनी ने 36 लाख रुपए में एक गाड़ी बेची है, लेकिन इस गाड़ी के साथ साथ हमने 1.5 साल की मेंटेनेंस सर्विसेज भी दी है। अगर अकेला गाड़ी को देखा जाए तो हम ये गाड़ी 33 लाख रुपए 3.3 मिलियन की बेचते हैं अगर सिर्फ गाड़ी हो तो, और मेंटेनेंस सर्विसेज के हम 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। यानी अगर अलग अलग करके बेचते हैं स्टैंड लॉन तो 33 लाख की गाड़ी और 7 लाख का मेंटेनेंस, ये बनते हैं 40 लाख रुपए। लेकिन हमने 40 लाख की बजाय पैसे चार्ज किए हैं 36 लाख रुपए। अगर हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, यानी गाड़ी हमने बेची है अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के बाद हमारा अगर ईयर एंड होता है, तो आपने मुझे ये बताना है कि 31 दिसंबर 2020 के ईयर एंड के प्रॉफिट लॉस में हमारी कंपनी कितना रेवेन्यू दिखाएगी। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है। खैर यहाँ से कॉल आ गई है क्लास ऑफ करने की, लेकिन हम थोड़ा जल्दी करेंगे। अच्छा सीधे, अगर हम स्टैंड अलोन बेचते थे तो स्टैंड अलोन कार कितने की है? 3.3 मिलियन की। और सर्विसेज कितने की है? 7 लाख की। तो टोटल अगर इन दोनों को हम रिकॉर्ड करते तो 40 लाख रुपए में हम ये डील करते हैं। लेकिन दोनों मिला के की है तो ये डील हमने कितने की है? 36 लाख की।
तो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस के मुताबिक हम करेंगे 33 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 36 लाख, तो 29,70,000 की गाड़ी बन गई। और 7 आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 36 लाख, 6,30,000 की सर्विसेज बन गई। गाड़ी का रेवेन्यू तो हम इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे। तो कार का रेवेन्यू इमीडिएटली आप रिकॉर्ड करेंगे 29,70,000 का। बाकी जो सर्विसेज हैं वो 6,30,000 की हैं और टाइम कितना है टोटल इनका 1.5 साल यानी 18 महीने। और हमें कितना गुजरा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीने आउट ऑफ 18 महीने। इसका रिकॉर्ड करेंगे 1,05,000 का रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे 3,75,000 का।